Hello students, I am Monica Bansan. I hope you all are well and studying very hard. So let's start. Today we will going to discuss the topic apiculture. Let's discuss the content of apiculture. First of all, we will discuss definition of apiculture, then importance of apiculture, then caste system, management practices, artificial hive, and then discuss the disease of apiculture. In this topic, we will also discuss the SCP. SCP is single cell protein. We will discuss definition of SCP, procedure of making SCP, microorganism which are involved in SCP, and last importance of SCP. सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एपीकल्चर. एपीकल्चर क्या होता है, बी कीपिंग क्या होती है, हनी बीज को रियर करना, डोमेस्टिकेट करना, उसके हाइव्स को मेंटेन करना और हनी की प्रोडक्शन करनी, ये सारी एपीकल्चर में आते हैं. आप सबको पता है कि हनी बहुत ही हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू का फूड है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है इसकी. इसके अलावा एपीकल्चर से हमें और भी प्रोडक्ट मिलते हैं. हनी तो मिलता ही है, साथ में बी वैक्स भी मिलता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एपीकल्चर? मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं एपीकल्चर से. हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है, बी वेनम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. सो एक गुड इनकम जनरेटिंग सोर्स है ये. नेक्स्ट, बी कीपिंग जो है उसकी इकोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है. बहुत सारी बीज है जो वो पॉलिनेशन में काम करती हैं, फ्लावरिंग प्लांट की पॉलिनेशन करती हैं और प्लांट की, जैसे सनफ्लावर हो गया, वेरियस फ्रूट्स हो गए, उसके फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो गए, उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करती हैं. और हनी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और न्यूट्रिटिव फूड है जो हमें एपीकल्चर से मिलता है. नेक्स्ट, हनी की जो इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हनी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला फूड है, सो हम इसे फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल करके अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं. मार्केटेबल वैल्यू बहुत है हनी की, क्योंकि हनी में बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं हनी की. बी वैक्स मिलता है हमें. बी वैक्स जो है वो हनी का बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जब हम हनी बनाते हैं तो उसके साथ हमें बी वैक्स भी प्रोड्यूस होता है. बी वैक्स से हम कैंडल्स वगैरह बना सकते हैं. इसके अलावा हनी के अलावा ग्लू, प्रोपोल्स, गम लाइक सब्सटेंस भी मिलता है. इस ग्लू की मेडिसिनल वैल्यू भी है और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. बी वेनम, एपीकल्चर से हमें बी वेनम भी मिलता है. बी स्टिंग से हम प्रोड्यूस करते हैं बी वेनम. बी वेनम की बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है. इससे एलर्जी ठीक कर सकते हैं हम. आर्थराइटिस आपने सुना होगा, आर्थराइटिस डिजीज़ का नाम है, जॉइंट में पेन होने लग जाता है स्टूडेंट्स. सो आर्थराइटिस को भी हम ठीक कर सकते हैं बी वेनम से. सो नाउ कास्टिज्म डिस्कस करते हैं. हनी बीज में 3 तरह की कास्ट होती हैं बच्चे, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स. क्वीन जो है वो सबसे बड़ी एज की होती है, यानी कि लॉन्ग लिव्ड होती है और उसका साइज़ भी सबसे बड़ा होता है. क्वीन 2 to 7 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है और वर्कर्स जो हैं वो सबसे छोटे साइज़ के होते हैं और इनकी एज कितनी होती है 22 to 42 डेज़. और जो ड्रोन्स हैं वो एवरेज साइज़ के होते हैं और इनकी एज कितनी होती है 90 डेज़. क्या रोल प्ले करते हैं? क्वीन जो है उसका एक ही काम है, वो क्या काम करती है, एग्स ले करती है. वर्कर्स हैं वो सारी ड्यूटीज़ निभाते हैं, सारी जो हाइव की ड्यूटीज़ हैं, जैसे लार्वा की टेक केयर करना, नेस्ट को बिल्ड करना, हाइव को क्लीन करना, फोरेज करना. फोरेज का मतलब होता है कि हनी को, नेक्टर को, पोलन ग्रेन को कलेक्ट करना, फ्लावर से पोलन ग्रेन लेके आने हाइव तक और उसको पोलन ग्रेन और नेक्टर को जब वो हाइव तक लेके आते हैं उसको स्टोर करना पोलन ग्रेन को और उसको हनी में कन्वर्ट करना. इतना ही नहीं, हाइव को फैनिंग करनी, उसकी प्रोटेक्शन करनी, ये सारी ड्यूटीज़ वर्कर्स करते हैं. नेक्स्ट है मेल ड्रोन, जिसे हम बोलते हैं. ड्रोन का एक ही काम है, वो क्या करता है, क्वीन के साथ मेट करता है, मेटिंग का काम करता है और उसके बाद मेट करने के बाद नेस्ट को लीव कर देता है और डाई हो जाता है. एपीकल्चर की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिस्कस करने से पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं. सो पहली इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, बी फॉरेज और पेस्टुरेज. पेस्टुरेज में क्या होता है बच्चे, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं. वो सारे प्लांट्स आ जाते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं और जो बहुत सारा नेक्टर और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं. और हनी बीज क्या करती हैं, इससे पोलन ग्रेन और नेक्टर लेती हैं और इस पोलन ग्रेन और नेक्टर को अपने
फूड तो लेती है इनसे और अपने हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। कौन से प्लांट्स आते हैं इसमें? मैंगो, कोकोनट, लीची, आलमंड्स, ये सारे के सारे प्लांट्स पेस्चरीज में आ जाते हैं जो हनी बीज को पोलन ग्रेन और नेक्टर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हनी डर्थ पीरियड। हनी डर्थ पीरियड क्या होता है? वो टाइम पीरियड होता है ईयर का, साल का, जिसमें ना ही तो कोई नेक्टर प्रोड्यूस होता है और ना ही कोई पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। तो जिस पीरियड में टाइम पीरियड में नेक्टर और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा तो डेफिनेटली हनी भी नहीं बन पाएगा। सो इस पीरियड में हनी की प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? हनी फ्लो पीरियड। हनी फ्लो पीरियड में क्या होता है? जिस पीरियड में, जिस टाइम टेबल में, जिस टाइम पीरियड में नेक्टर और पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और डेफिनेटली हनी प्रोडक्शन भी इस पीरियड में इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या एक प्रोसेस है बच्चे? इस प्रोसेस में ओल्ड क्वीन जो होती है, पुरानी क्वीन, कुछ वर्कर्स को और कुछ ड्रोन्स को साथ लेके अपनी कॉलोनी को, अपनी हाइव को छोड़ के चली जाती है और कोई नई जगह जाके वो नया हाइव जो है वो इस्टेब्लिश करती है और अपनी नई कॉलोनी डेवलप करती है, इस्टेब्लिश करती है। और जो पुरानी कॉलोनी होती है उसका चार्ज जो है वो अपनी नई क्वीन को, नई प्रोजनी को, अपने नए बच्चों को दे देती है। सो व्हाट इज़ स्वार्मिंग? अपनी पुरानी कॉलोनी को छोड़ के जो पुरानी क्वीन होती है वो नई जगह पे जाके ड्रोन और वर्कर के साथ नई कॉलोनी इस्टेब्लिश करती है। स्वार्मिंग जो है वो स्प्रिंग सीजन के एंड में होती है या अर्ली समर सीजन में होती है। बच्चे जो कॉन्टिन्यूस स्वार्मिंग है वो क्या बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एक जो हनी बी की हाइव को क्रिएट करता है, यानी एपीकल्चर का ऑनर होता है, जो एपीकल्चर बनाता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो बीज हैं वो स्वार्मिंग प्रोसेस करें, क्योंकि जैसे जैसे जल्दी स्वार्मिंग होगी उतनी ही उसकी हनी की यील्ड कम होती जाएगी और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है बढ़ती जाएगी। सो ऑनर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको खर्चा ज़्यादा करना पड़े और हनी कम यील्ड हो। सो वो ऑनर हमेशा ही चाहेगा कि लेस स्वार्मिंग हो उसकी हाइव में। सो स्वार्मिंग वैरायटी है जो स्वार्मिंग वैरायटी है हनी बी की, वो प्रेफर की जाती है। जो स्वार्मिंग नहीं करती, जो हाइव को छोड़ के नहीं जाती क्वींस, वो जो वैराइटीज़ हैं प्रेफर करते हैं हम एपीकल्चर में। नेक्स्ट टर्म क्या है? एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग क्या होती है? एब्सकॉन्डिंग भी हाइव को छोड़ के जाना ही होता है, बट एब्सकॉन्डिंग स्वार्मिंग से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? इस प्रोसेस में जैसे हाइव डैमेज हो जाता है, कोई भी टर्माइट्स, मोथ या किसी भी तरह से हाइव डैमेज हो जाता है, या फिर उस जगह पे नेक्टर की क्वांटिटी कम हो जाती है, या फ्लावर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से उन क्वीन को अपनी कॉलोनी के साथ उस हाइव को छोड़ के जाना पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है और दूसरी जगह जाके नई कॉलोनी इस्टेब्लिश करती है। बट ये स्वार्मिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तब क्वीन अपने पुराने छत्ते को छोड़ के जाती है, और स्वार्मिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिना प्रॉब्लम के वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग स्वार्मिंग करती रहती है, अपने पुराने छत्ते को छोड़ के, पुरानी हाइव को छोड़ के नई जगह जाती रहती है। सो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या है? सबसे बढ़िया जो इंडिया की हनी बी है उसका क्या नाम है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका सबसे बढ़िया बी मानी गई है एपीकल्चर के लिए। सो कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं? सबसे पहले तो बीज की हैबिट्स और नेचर, किस तरह की हैबिट्स हैं उसकी, किस तरह की नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, स्टिंग करती है कि नहीं, ऐसी नॉलेज हमें होनी चाहिए। एपीकल्चर के ऑनर को ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन, बी हाइव कहाँ पे लोकेट करना है हमने, उस जगह पे लोकेट करेंगे जहाँ पे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और हनी बी को बड़े ही अच्छी तरह के फ्लावरिंग प्लांट से नेक्टर और पोलन ग्रेन मिल सके, जिससे वो अच्छी क्वांटिटी का हनी प्रोड्यूस कर सके। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, कि अगर स्वार्मिंग होती भी है तो हम दोबारा से उस ओल्ड क्वीन को, ड्रोन को, वर्कर को कैच करके ले आएँ और उसको अपने पुराने छत्ते में डाल दें। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन, जैसे मैंने हनी फ्लो पीरियड बताया, हनी डर्थ पीरियड बताया, अलग अलग सीजन में बी हाइव को कैसे मैनेज करना है। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, कि उस हाइव में से हनी को कैसे निकालना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, बी वैक्स को कैसे निकालना है। कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड्स, इन्होंने कहा है कि बी हाइव को क्रॉप फील्ड में रखो। क्यों? क्योंकि क्रॉप फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जिस वजह से नेक्टर और पोलन ग्रेन इजली अवेलेबल होता है हनी बीज को, और वो हनी की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं उस नेक्टर और पोलन ग्रेन से। एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी हनी बी की यूज़ की जाती हैं बच्चे एपीकल्चर के लिए। 3 तरह की एक्जॉटिक स्पीशीज़ फेमस है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस सिराना। जिसमें एपिस मेलिफेरा जो है वो सबसे ज़्यादा लेस स्वार्मिंग वाली हनी बी है और सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है।
नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम आर्टिफिशियल बी हाइव। बी हाइव को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल है जो, ये इसका डायग्राम है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे नीचे जो पार्ट है वो क्या है, स्टैंड। स्टैंड क्या है, स्टैंड टू सपोर्ट द बॉटम बोर्ड। यहाँ पे इसका रिटन क्वेश्चन दिया हुआ है केले केले पार्ट का कि जो बॉटम बोर्ड को सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड क्या है, जिसमें सारा का सारा आर्टिफिशियल हाइव खड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, बॉटम बोर्ड। और इसी बॉटम बोर्ड में एंट्रेंस पॉइंट भी होता है हनी बीज के लिए। बॉटम बोर्ड के बाद क्या है, ब्रूड चैम्बर। ब्रूड चैम्बर में क्या आ जाता है, अलग अलग तरह के सेल बने होते हैं जिसमें हम अपनी हनी बीज को रखते हैं, जिसमें ब्रूड्स को क्या करते हैं, रेयर करते हैं हम। उस फ्रेम्स में हनी बीज को रखा जाता है, रेज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वीन एक्सक्लूडर। क्वीन एक्सक्लूडर जो है वो जिंक शीट का बना होता है और इसमें से सारी की सारी बीज एंटर कर सकती हैं, पास हो सकती हैं, वर्कर्स एंटर कर सकते हैं, पर हनी बी की जो क्वीन होती है वो इसमें एंटर नहीं कर सकती और ना इसमें से बाहर निकल सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वीन एक्सक्लूडर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सुपर। जो सुपर होता है हनी बी क्वीन एक्सक्लूडर के ऊपर है जो हनी सुपर्स, ये दो पार्ट्स हैं हनी सुपर्स। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस होती है कि अगर हनी बीज का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमने अपनी हाइव का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो इस वजह से हनी सुपर्स रखे होते हैं कि उसका हाइव का साइज़ इंक्रीज़ कर सकें हम, उसमें अलग अलग तरह के सेल बना के ज़्यादा हनी बीज को क्या कर सकें, अकोमोडेट कर सकें। नेक्स्ट क्या है, कवर। इनर कवर क्या है, जो सुपर चैम्बर और रूफ में एक पार्टीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, इनर कवर। लास्ट टॉप कवर जो एज अ रूफ ही एक्ट करता है, आउटर कवर बोल सकते हैं इसको, टॉप कवर बोल सकते हैं, जो रेनी सीजन में या और बहुत सारे सीजन्स में हाइव को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और हनी बीज को भी बचाता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं हाइव की अलग अलग पार्ट्स की, रिटन क्वेश्चन दिए हुए हैं और डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट डिजीज़ेस हनी बी की डिस्कस करते हैं। जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं वो सारी की सारी डिजीज़ के नेम है और बाहर उसके पैथोजन के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि एक्रेपिस वुडी, ये उसके पैथोजन का नेम है और डिजीज़ का क्या नाम है, एक्रेना। क्या कॉज करती है, ट्रैकियल, हनी बी के ट्रैकियल सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है, वेरोसिस, और इसके पैथोजन का क्या नाम है, वेरोआ डिस्ट्रक्टर। ये हनी बी के हीमोलिम्फ को सक करती है, हीमोलिम्फ को सक कर लेती है और हनी बी को किल भी कर सकती है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है, अमेरिकन फाउल ब्रूड। अमेरिकन फाउल ब्रूड डिजीज़ का नाम है और इसका पैथोजन कौन सा है, बैसिलस लार्वा। ये हनी बी के लार्वे को क्या कर देती है, किल कर देती है। लास्ट डिजीज़ कौन सी है, नोसीमा, और इसके पैथोजन का क्या नाम है, नोसीमा एपिस। नोसीमा एपिस जो है वो क्या काम करती है, हनी बी के स्टमक के सेल को डिस्ट्रॉय करती है, उसकी डाइजेशन को इंटरफेयर करती है। तो ये सारी डिजीज़ हैं। लेट्स डिस्कस एनिमीज़। हनी बी के एनिमीज़ डिस्कस करते हैं हम। एनिमीज़ कौन से होते हैं, जो हनी बी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। बहुत सारे एनिमीज़ हैं हनी बीज़ के जो उसके हाइव्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि वैक्स मोथ हो गया, माइट्स, आंट्स, वास्प, बर्ड्स, बी लाइस, हाइव बीटल्स, माइस, स्कंस एंड बियर्स। ये सारे हनी बी के हाइव को तोड़ देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारे हनी बी के क्या हुए, एनिमीज़ हुए। नेक्स्ट एपीकल्चर के साथ हम एक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी, दैट इज़ अ SCP। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल तरह का न्यूट्रिटिव फूड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, जो कि एनिमल और ह्यूमन एज अ फूड ले सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सिंगल सेल प्रोटीन टर्म किसने कॉइन करी, CL विल्सन ने, साइंटिस्ट ने कॉइन करी थी, प्रोफेसर CL विल्सन। कौन से ईयर में, 1966 में करी थी। और ये क्या है, प्रोटीन सोर्स है। इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली न्यूट्रिटिव रिच होता है, वो प्रोटीन रिच फूड होता है जो हम एनिमल और फूड खा सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या बोलते हैं कि ये SCP जो है वो इतनी शॉर्टेज ऑफ प्रोटीन है हमारी बॉडी में, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन की तो हम उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये SCP खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी अल्टरनेटिव है
मेडिसिन है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन को पूरा करने के लिए। सो हम अब डिस्कस करते हैं एससीपी की प्रोडक्शन कैसे होती है बच्चे हैं। सो सबसे पहले रॉ मटेरियल कौन सा लेते हैं एससीपी का, जैसे वे हो गया, सल्फेट वेस्ट लिक्विड हो गया, हाइड्रोकार्बन वेस्ट हो गया पेट्रोलियम जेली इंडस्ट्री का। सो जितने भी वेस्ट हैं वो हम रॉ मटेरियल ले सकते हैं। सो इस तरह से एक तरह का पोल्यूशन भी कंट्रोल कर रहा है इसकी प्रोडक्शन जो है। सो पोल्यूशन भी नहीं होने दे रहा है। नेक्स्ट कहता हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज फर्मेंटिंग टैंक में रख लेते हैं और एरेशन करते हैं, ग्रोथ उसकी विग्रस ग्रोथ होती है जिससे एससीपी प्रोड्यूस होते हैं। अब हम डिफरेंट स्टेप करेंगे एससीपी की प्रोडक्शन के। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल मीडियम विद सुटेबल कार्बन सोर्स, यानी कि सबसे पहले हमने सुटेबल मीडियम की प्रिपेयर कर लेना है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। उस सुटेबल मीडियम में कार्बन सोर्स ज़रूर होना चाहिए। ऐसा मीडियम हमने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनोकुलेट कर लिए। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उनकी कंटेमिनेशन का हमने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, कोई भी डिजीज़ उनको ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ ना हो, क्योंकि अगर वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ हुई तो क्या हो जाएंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे और हमारी पूरी एससीपी प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री हमने बनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कंटेमिनेशन है वो नहीं होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता लास्ट जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर होने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और वो एससीपी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, तो वो माइक्रोबियल बायोमास जो है हम सेपरेट कर लेते हैं कल्चर मीडियम से और उसको एससीपी में कन्वर्ट करके सेल कर देते हैं मार्केट में। सो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन ऑफ एससीपी, सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट लेना है हमने मीडियम बनाने के लिए, जैसे कोई भी कार्बन सोर्स हो गया, नाइट्रोजन सोर्स हो गया, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स दे सके। ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेंगे। हाईली स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। पीएच और टेम्परेचर कंट्रोल करना है हमने, पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर होना चाहिए। एरेशन रिक्वायरमेंट, उस मीडियम में कॉन्टीन्यूसली एयर इंट्रोड्यूस करनी है हमने, उसको हिलाते रहना है, एरेशन कराते रहना है और फॉर्म नहीं बनने देनी, क्योंकि फॉर्म बनती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं। सो प्रॉपर एरेशन करनी है, फॉर्म नहीं बनने देनी। इन सारी चीज़ों का हमने एससीपी की प्रोडक्शन के दौरान ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एरेशन प्रॉपर होनी चाहिए और फॉर्म नहीं बननी चाहिए। नेक्स्ट कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एससीपी बना सकते हैं। सबसे पहला जो फेमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना है जिससे हम वेस्ट पोटैटो का वेस्ट मटेरियल हो गया, स्टार्च, मोलेसिस वगैरह, या एनिमल मैन्योर हो गया, या सीवेज मैन्योर हो गया, सीवेज वेस्ट हो गया, किसी भी तरह के वेस्ट मटेरियल से हम ग्रो करेंगे मीडियम और उसमें स्पाइरुलिना ऐड करके एससीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। ये भी बहुत अच्छा है एससीपी की प्रोडक्शन करने के लिए। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिर्फ 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, 25 टन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम एससीपी की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने शुरू से आपको बोला है कि एससीपी हाईली प्रोटीन रिच सोर्स है, कि अगर किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को या एनिमल पॉपुलेशन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव सोर्स है प्रोटीन का एससीपी। सो माइक्रो इसकी आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एससीपी के। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंडर ऑप्टिमल कंडीशन, एवरेज कंडीशन से। सो जल्दी ग्रो करके हमें जल्दी फास्ट रेट पे एससीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो प्लांट से एससीपी की क्वालिटी भी बेटर है और क्वांटिटी भी बेटर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट फास्ट है बेटा, तो वो एससीपी की प्रोडक्शन भी फास्ट करते हैं। अब वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें एटलीस्ट 6 मंथ या 1 साल तो देते ही देते हैं ना क्रॉप में अपनी हार्वेस्टिंग की। अगर हम क्रॉप करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, तो उसको कम से कम 6 मंथ तो मिलते ही हैं हमें, तभी हम उसके फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एससीपी विद इन अ डेज, कुछ दिनों में ही हमें एससीपी की हार्वेस्टिंग मिल जाती है।
वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी यूज, किसी भी तरह के मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को हम रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे पोटैटो के मैंने अभी बताया, सीवेज के वेस्ट प्रोडक्ट को, या काउ डंग मैन्योर को, किसी भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली के वेस्ट प्रोडक्ट को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। कल्चर एंड फर्मेंटेशन कंडीशन आर वेरी सिंपल। कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी में कोई ज़्यादा बड़ी एक्सपेंसिव लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लेबोरेटरी में हम कल्चर और फर्मेंटेशन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और एससीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी जेनेटिकली मैनिपुलेटेड, कि अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ायरेबल करैक्टर चाहें कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एससीपी में होना चाहिए, तो हम वो अपने आप जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डाल सकते हैं जीन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली चेंज करके एससीपी की प्रोडक्शन को अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, सो पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एससीपी जो है वो हाई प्रोटीन सोर्स है। इसकी सबसे बड़ी मेन यही चीज़ है कि इसकी प्रोटीन सोर्स बहुत हाई होता है, सो बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू एससीपी की बहुत ज़्यादा है। इसके साथ एससीपी की कुछ लिमिटेशन भी है बच्चे। लिमिटेशन कैसे है कि कभी भी, जैसे मैंने बताया कि हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, कभी भी पैथोजेनिक कंटेमिनेशन हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी डिजीज़ लग सकती है, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज़ लगी उनके कल्चरिंग के दौरान या एससीपी की प्रोडक्शन के दौरान, तो सारी की सारी हमारी जो एससीपी की प्रोडक्शन है वो डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन। कई बार कुछ एनिमल्स को अगर हम एससीपी देते हैं एज अ फूड या एज अ सप्लीमेंट, तो उनको एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती है, इनडाइजेशन भी हो जाती है। सो एससीपी डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। बट स्टिल एससीपी बहुत यूज़ हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में, ताकि एनिमल्स को सप्लीमेंट मिल सके और उनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी क्या हो सके, ख़त्म हो सके। नाउ लेट्स रिवाइज द टॉपिक। एपीकल्चर में हमने क्या क्या रिवाइज करा। सबसे पहले हमने एपीकल्चर की क्या करी थी, डेफिनेशन करी थी, ठीक है जी। डेफिनेशन में क्या करा था एपीकल्चर का, हनी बीज़ का, कि हमने हनी बीज़ को रियर करना है, उनको पालना है, उनके हाइव्स को मेंटेन करना है, ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सकें। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं हमें हनी बीज़ से, जैसे कि हनी मिलता है, हनी मिलता है हमें, बी वीना मिलता है हमें, वैक्स मिलती है हमें, ठीक है जी। सो बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेटिंग सोर्स है ये हनी बी एपीकल्चर। इकोलॉजिकल वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है। सो जैसे मैंने बताया कि हनी बी है जो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। सो फ्लावरिंग प्लांट का नंबर भी इंक्रीज़ होता है। हनी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस फूड है, न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी बहुत ज़्यादा, मेडिसिनल वैल्यू है। सो सेल कर सकते हैं हम इसको और अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं हनी में। बी वैक्स मिलता है हमें, जो कि हम कैंडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्लू मिलती है जिसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। नेक्स्ट, बी वेनम के बारे में बताया था, जो बी स्टिंग से प्रोड्यूस होता है और इसकी भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, और एलर्जी में ये यूज़फुल होता है, आर्थराइटिस में यूज़फुल होता है। उसके बाद मैंने कास्टिज्म के बारे में बताया, 3 तरह की कास्ट होती हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करी इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने डिस्कस करी थी स्वार्मिंग एंड एब्सकॉर्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हमने डिस्कस करा कि बीज को कैसे रखना चाहिए, उसके हाइव को कैसे किस लोकेशन पे रखना चाहिए, और अगर स्वार्मिंग हो भी जाती है तो उसको कैसे स्वार्म्स को दोबारा से कैच करके हाइव में लेके आना चाहिए, क्योंकि स्वार्मिंग जो है वो ऑनर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हनी की प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। तो ऑनर कभी नहीं चाहता कि उसकी हनी बीज जो हैं वो अपने छत्ते को छोड़ के चली जाएँ। उसके अलावा अलग अलग सीज़न में हाइव को कैसे रखना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। एक्सोटिक स्पीशीज़ के बारे में बताया था, जिसमें एपिस मेलिफेरा जो है वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। हाइव के बारे में बताया था, अलग अलग पार्ट्स होते हैं हाइव के, 6-7 पार्ट डिस्कस करे थे हाइव के डिटेल में, इसका रिटन पोर्शन डिस्कस करा था। नेक्स्ट डिजीज़ डिस्कस करी थी, जो ब्रैकेट में है वो डिजीज़ का नाम है, और जो बाहर है वो पैथोजन है, जो डिजीज़ कोज करता है, और कॉजेज़ दिए हुए हैं कि हनी बी को कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं पैथोजन। नेक्स्ट उसके एनिमीज़ के बारे में डिस्कस करा था कि हनी बीज़ के बहुत सारे एनिमीज़ हैं जो उसके हाइव को नुकसान पहुंचाते हैं, हनी बीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमने एससीबी डिस्कस किया था। एससीबी क्या है, एक सोर्स, एक फूड है बेटा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, और इस फूड की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है कि ये प्रोटीन रिच है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम कर सकता है ह्यूमन और एनिमल्स में। अच्छा गुड सोर्स है प्रोटीन का।
साइंटिस्ट डिस्कस करता है, CL विल्सन जो है उसने SAP क्वाइन करी थी टर्म। नेक्स्ट उसकी प्रोडक्शन बताई थी मैंने कि SAP कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हम पहले सुटेबल मीडियम को तैयार करते हैं जिसमें अच्छा कार्बन सोर्स हो, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस मीडियम में डाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ग्रो होते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उस मीडियम से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। हमने हाइजीनिक कंडीशन का ध्यान रखना है प्रॉपर, कि कोई भी हाइजीनिक कंडीशन, सारी हाइजीनिक कंडीशन हो, कोई भी कंटेमिनेशन ना हो उस कल्चर मीडियम को, ताकि डिजीज़ ना लग सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और एट लास्ट हम SCP प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हैं उस कल्चर मीडियम से और सेल कर देते हैं। फैक्टर डिस्कस कर रहे थे हमने कि प्रॉपर टेम्परेचर, pH कंडीशन होनी चाहिए और अच्छी हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए और मीडियम की एरेशन होनी चाहिए। लगातार हमें उसको घुमाना चाहिए और एयर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए और कोई भी झाग नहीं बननी चाहिए। अगर उसमें फॉर्म बनेगी, झाग बनेगी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। नेक्स्ट हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस करे थे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म SCP बना सकते हैं। स्पाइरुलिना एंड मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी अच्छी क्वांटिटी का SCP प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी कि SCP बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा हाई लेवल की कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर छोटी सी लेबोरेटरी में भी SCP बन जाता है और बहुत अच्छी रेट पे फास्टर SCP बनता है। प्लांट्स जो हैं वो 6 मंथ में अपनी क्रॉप देते हैं, अपना फ्रूट देते हैं, पर SCP कुछ दिनों में ही अपनी फ्रूट दे देता है और हम उसे सेल करके अच्छी प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करा था कि SCP के लिए हमें रॉ प्रोडक्ट क्या चाहिए, कोई भी पोल्यूटेड, कोई भी वेस्ट मटेरियल चाहिए। कोई भी वेस्ट मटेरियल से हम SCP प्रोड्यूस कर सकते हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन डिस्कस कर रही थी कि SCP बहुत यूज़फुल है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रोटीन डेफिशिएंसी को भी कम करता है, अच्छा सप्लीमेंट है, पर इसके अलावा कुछ लिमिटेशन भी हैं। 1-2 लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ हो सकती है और वो हमारा पूरा कल्चर डैमेज हो सकता है। सो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है कई बार SCP खाने से, सप्लीमेंट लेने से, और इंडाइजेशन हो सकता है। बट in spite of these limitation, SCP is very useful and beneficial for cattle, for animals and for human also. I hope you have learned many things from this video. अच्छी तरह से बच्चे नोट्स बनाना, इसके अच्छी तरह से लर्न करना इस टॉपिक को। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SCP पे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। गुड लक।